आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 25 अगस्त, दिन है बुधवार और बिना वक्त लिए सीधे जानते हैं आज किन खबरों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान के पंजशीर की। और भारत ने अफगान नागरिकों को ई वीजा अप्लाई करने को कहा है। इस दौरान एजेंसियों को किस तरह की धांधली का संदेह है, बताएंगे आपको। उसके बाद बात होगी कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है, उसकी समाजवादी पार्टी ने इस पर सियासी टिप्पणी की है। तो जानेंगे कि ये वाकई श्रद्धांजलि है या फिर सियासत। और फिर बात होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सीबीआई और ईडी को एमपी और एमएलए के केसों में चार्जशीट जल्द फाइल ना करने पर लगाई गई फटकार पर। इस पर आज सुनवाई भी हुई। तो आज तक रेडियो रिपोर्टर से सुनेंगे कि सुनवाई में क्या हुआ। और उसके बाद बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर फिर से आ रही खबरों की। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 इंडेमिसिटी के चरण में दाखिल कर रहा है। दूसरी तरफ वायरस के एयरबॉर्न होने की खतरे भी आ रही हैं। तो कितना बड़ा खतरा है कोरोना हमारे लिए, खासकर तब जब स्कूल भी खोले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात होगी मशहूर शायर अहमद फराज की। आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनकी गजल के जरिए उन्हें याद करेंगे। तो होगा ये सब कुछ, लेकिन फिलहाल सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। राजस्थान के बाड़मेर में आज भारतीय वायुसेना का मिग-21 बाइसन फाइटर जेट क्रैश हो गया है। घटना में पायलट सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ है। राहत की बात रही है कि यह विमान किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरा। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के मृत कर्मियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। अब परिवार को बैंक कर्मी की मौत के बाद आखिरी सैलरी के 30% के बराबर पेंशन मिलेगी। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्होंने बैंकों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेगी। राज्य में पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने ये बयान तब दिया है जब पार्टी के भीतर ही कुछ नेताओं द्वारा कैप्टन को हटाने की मांगें उठी हैं। तालिबान पर भारत सरकार की तरफ से चुप्पी के बीच तीनों सेना के प्रमुख विपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद पहले से थी। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंक से निपटने और घुसपैठ रोकने के लिए भारत की सेना तैयार है। केंद्र सरकार ने गन्ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्य को 5 रुपये बढ़ा दिया है। इसके बाद गन्ने पर प्रति क्विंटल FRP बढ़कर 290 रुपये हो गई है। इससे पहले ये 285 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरकार का दावा है कि इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में बैकफुट पर आ गई है। उद्धव सरकार ने आज हाईकोर्ट को बताया कि सरकार राणे के खिलाफ नासिक साइबर पुलिस में दर्ज प्राथमिक को लेकर राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तालिबान संकट के बीच सभी अफगान नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत यात्रा पर आ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज ये घोषणा की गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव को कम करने के उद्देश्य से इराक ने बगदाद में दोनों देशों को एक शिखर सम्मेलन में बुलाया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस बैठक में यमन लेबनान मसले के साथ ही क्षेत्रीय जल संकट पर भी चर्चा होने की संभावना है। और भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे मैच में भारत की स्थिति नाजुक हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत ने लंच होने तक महज 48 रनों पर ही 3 विकेट खो दिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली आज भी पिछले मैचों की तरह जल्दी आए और जल्दी चले गए की तर्ज पर आउट हुए। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से वहां के हालात पल पल बदलते दिख रहे हैं। देश के अंदर जो अस्थिरता बनी है वो तो है ही, उधर पूरी दुनिया में इस हलचल का अलग असर दिखाई दे रहा है। तालिबान का एक फरमान आ गया है कि अफगानी नागरिक अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद लोगों को एयरपोर्ट जाने से रोका भी जा रहा है। इधर भारत ने फैसला किया है कि अफगानी नागरिक केवल ई वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। उधर तालिबान के कब्जे के बावजूद पंजशीर घाटी अब तक आज़ाद है। धमकी हिंसा का तरीका आजमाने के बाद तालिबान अब पंजशीर मसले का हल
बातचीत से निकालना चाहता है। ऐसे में आज 40 तालिबानी डेलीगेशंस ने पंजशीर नेताओं से मुलाकात की। अब तालिबान की इस बातचीत के पीछे की क्या मंशा है और इस बैठक का नतीजा क्या रहा, जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। देखिए, जो तालिबान और पंजशीर रेजिस्टेंस के बीच बातचीत हो रही है वो इसी मुद्दे पर है कि आगे चलकर काबुल में जो सरकार बनेगी वो किस तरीके की सरकार बनेगी। निगोशिएशन में एक चीज साफ कर दिया था अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह जिन्होंने से बात भी की है, उन्होंने ये साफ कह दिया था कि डेमोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं। तालिबान के जो पुराने तौर तरीके थे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं तालिबान को बदलना होगा। जो लिबरलिज्म इन 20 सालों में अफगानिस्तान ने देखा है, जिसमें औरतों ने पढ़ाई की, औरतें काम करने लगी हैं, म्यूजिक और कल्चर वापस आ गया अफगानिस्तान में, वो दिन वापस से पीछे नहीं जा सकते हैं। लेकिन तालिबान किन शर्तों पे पंजशीर रेजिस्टेंस के लोगों को एक्सेप्ट करता है ये देखना होगा, क्योंकि पंजशीर को तालिबान कई दिनों से कोशिश कर रहा है घुसने की पंजशीर में, लेकिन घुस नहीं पाए। पंजशीर एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक कोई कैप्चर नहीं कर पाया जिस जगह को, और जहां आज तक किसी ने गुलामी नहीं की। तो इसीलिए तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजशीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है उनके पास इतना वेपन्स और खाना है कि वो पूरा विंटर चला सकते हैं, और ऐसा हुआ तो तालिबान के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर आ सकती है। लेकिन ये ना भूले कि तालिबान के पास अब वो सारे वेपन्स, आर्मरी, सब कुछ है जो अमेरिका पीछे छोड़ के गया है। तो इस वजह से पंजशीर रेजिस्टेंस ने ये नहीं कहा कि वो तालिबान को बिल्कुल रिजेक्ट करता है, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान के जो तौर तरीके हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड लाना होगा जहां पर जिस तरीके का अफगानिस्तान वो बनाना चाहते थे उसको बरकरार रखना होगा, और जिन कल्चर, म्यूजिक, वुमेन्स राइट्स की बातें अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो देखना यही होगा कि फाइनली आउटकम क्या निकल कर आता है। गीता, इसके अलावा जो तालिबान ने अफगानी नागरिकों के देश छोड़ने पर जो रोक लगाई है, क्या ये एक तरह से ह्यूमन क्राइसिस के हालात पैदा करेगा? क्योंकि तालिबान अभी सरकार भी नहीं है और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय मुसीबत में आएगा। फिर भारत कैसे अल्पसंख्यकों को वहां से निकालेगा? केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, ये अफगानिस्तान के उन तमाम लोगों की बात करते हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ खड़े रहे, इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहे, चाहे वो अल्पसंख्यक थे, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, या फिर वो अफगान मुस्लिम ही क्यों ना हो। अगर वो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ खड़े थे, भारत के साथ खड़े थे, तालिबान के खिलाफ खड़े थे, तो आज उनकी जिंदगी डेंजर में है। जबीला मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो अफगान पासपोर्ट होल्डर्स है उनको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, और अफगानिस्तान को इससे नुकसान है। लेकिन वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अब अफगानिस्तान में रह नहीं सकते तालिबान के अंडर, और इसलिए वो चाहते हैं कि वो वहां से निकल जाए। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंटरनेशनल फोर्सेस के प्रेशर में आकर, जब अब तालिबान ने कहा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बंद कर रहे हैं, जो जाना चाहता है उनको जाने दिया जाएगा, देखना ये होगा कि क्या आखिरकार अफगानिस्तान के लोग जो है, अफगान्स को क्या जाने दिया जाएगा या नहीं। और अगर नहीं दिया जाएगा तो ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। एक तो रेफ्यूजी क्राइसिस है, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको संभालना, दूसरा है कि जो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं अगर उनको नहीं निकलने दिया तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसी को कहा जाएगा। आखिर में ये जानना चाहता हूं कि भारत ने अफगानी नागरिकों के लिए अब सिर्फ ई वीजा अनिवार्य किया है, तो ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्या सुरक्षा एजेंसियों को किसी तरह की धांधली का कोई शक है? धांधली का नहीं, लेकिन ऐसा हमें पता चला है कि एक ऐसे एजेंसी जहां पर अफगानी
अपने पासपोर्ट देके भारत के वीजाज लगवाते थे, वहां पर कुछ अफगानियों के पासपोर्ट्स रखे हुए थे और उस एजेंसी में कुछ अननोन पर्सन्स ने रेड किया और कुछ ऐसे पासपोर्ट्स लेके चले गए जिसमें वीजाज लगे हुए थे अब भारतीय। तो अब वो कौन है, कोई डेस्परेट लोग जो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से, या फिर आतंकवादी गुटों से मिले हुए हैं, या फिर तालिबान के लोग हैं जिन्होंने ये पासपोर्ट्स ले लिए। इसके चलते भारत ने डिसाइड किया कि जो भी स्टैम्प वीजाज है और जो भी अफगानिस्तान में अभी भी है उन वीजाज के साथ, वो सारे वीजाज रद्द होते हैं और अब अगर किसी को चाहिए वीजा तो वो फ्रेश वीजा, ई वीजा जिसे कहते हैं, ऑनलाइन वीजा, क्योंकि वो एक प्रिंट आउट मिलेगा उन्हें, ऑनलाइन वीजा के द्वारा वो आ सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपके जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे क्रॉस चेक करने के लिए। और भारत ये चाहता नहीं है कि ऐसे एलिमेंट्स भारत आ जाए रेफ्यूजी स्टेटस के नाम पे या ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे, जो भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए उस रेड और उस चोरी की वजह से अब भारत ने जो स्टैम्प्ड वीजा थे उनको रद्द कर दिया। शुक्रिया गीता मोहन। नब्बे के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था उसे मंडल और कमंडल यानी आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। उस दौर में कल्याण सिंह ने महज 1 साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। लेकिन फिर सियासी जिंदगी में ऐसी तमाम उठापटक हुई कि उनका पार्टी के बीच बीच में पार्टी से उनका मोह भंग होता रहा। 2 बार उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन फिर कई साल के अंतराल के बाद आखिरकार मन बीजेपी में ही रमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। कहा जाता है कि कल्याण सिंह बीजेपी अगर बीच बीच में न छोड़ते तो अटल और आडवाणी के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता होते। हालांकि पिछले शनिवार जब उनका निधन हुआ तो बीजेपी ने यह दर्शाने में कोई कमी नहीं रखी कि उसकी पार्टी का एक मजबूत नेता चला गया। और अब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही उनकी भी अस्थि कलश यात्रा निकालने का मन बना रही है। लेकिन उनकी श्रद्धांजलि के साथ साथ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी निशाना बनाया, क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। ट्विटर पर इसे लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर साक्षी महाराज और तमाम नेताओं ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया और इसके सहारे सपा को ओबीसी विरोधी बता दिया। अब अगले साल चुनाव है तो इसे एक पॉलिटिकल मूव भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2007 में विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो क्या अब उनके नाम का बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है? हमने बात की उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार और आजतक.in में जर्नलिस्ट कुबूल अहमद से। ये बात तो साफ है कि कल्याण सिंह जिस तरह से खासतौर से भाजपा में आते और जाते रहे हैं और उससे उनकी जो प्रासंगिकता थी और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो निश्चित तौर पे डाउन हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद खास तौर के जो लोध समाज था उसके बीच में कल्याण सिंह एक बाबूजी की तरह इमेज बनी रही। उसके बीच में एक मजबूत नेता के तौर पे कल्याण सिंह रहे। उत्तर प्रदेश में लोधी समाज के बड़े तमाम नेता आए, लेकिन जो कल्याण सिंह का सियासी कद था उस कद के बराबर ना उमा भारती अपने आप को स्थापित कर पाई उत्तर प्रदेश में, ना साक्षी महाराज। 2012 में बीजेपी ने उमा भारती को चुनाव कल्याण सिंह के विकल्प के तौर पे ही पेश करके लड़ा था, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ है सबके सामने है। साक्षी महाराज से लेके तमाम ओबीसी नेता भाजपा में हैं, लेकिन किसी ने भी उस तरह का कद कल्याण सिंह के बराबर नहीं आया। और आज भी भाजपा में तमाम ओबीसी लीडरशिप है, लेकिन कल्याण सिंह के सियासी कद के बारे के लेवल का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भाजपा ने 2017 में केशव मौर्य को बढ़ाया, लेकिन केशव मौर्य भी सारे ओबीसी के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। केवल एक जाति विशेष और उसमें भी कुछ क्लास के ही नेता बन पाए थे, जबकि कल्याण सिंह ओबीसी के नेता के साथ साथ तमाम मतलब लोध समुदाय के नेता के साथ साथ तमाम ओबीसी की जो बिरादरियां थी उनके बीच भी अपनी उनकी स्वीकारताएं थी। उस वक्त जिस तरह से वो जाते थे रैलियों में वो देते थे, निश्चित तौर पे उनका एक बड़ा कद था। ऐसे में भाजपा को अब, क्योंकि ये बात भी आपकी सही है कि जिस तरह से वो और भाजपा से आते और जाते रहे उससे उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि
एक कहावत है कि मरा हाथी जो है 1.25 लाख का है। वैसे ही अब कल्याण सिंह के बहाने भाजपा सिंपैथी एक तरह से उनके निधन पे जिस तरह से भाजपा के तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से उनके साथ 3 दिन तक लगा रहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लेके अलीगढ़ और बुलंदशहर तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी कि हम अपने नेताओं का तमाम सम्मान करते हैं और कल्याण सिंह जैसे नेता का हम बहुत ही अहमियत देते हैं। यानी इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह के बहाने एक बड़ा मैसेज ओबीसी समुदाय को और उनकी बिरादरी को देना चाहती थी। कुबूल ये भी बताइए कि यूपी में कल्याण सिंह का किन क्षेत्रों में असर रहा है और 2022 में कहां उनके नाम से वोट बैंक पर कुछ असर पड़ सकता है, और ये भी बताइएगा कि सपा को इससे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो नेता हैं, वो सर्वस्वीकार नेता के तौर पे नहीं है, वो पॉकेट लीडर के तौर पे हैं, एक जाति विशेष और एक रीजन विशेष, क्षेत्र विशेष के नेता हैं। और कल्याण सिंह का जो कद रहा है और वो अहमियत रही है, वो एक सबसे बड़ी बात तो वो लोक समुदाय से थे, तो लोक समुदाय में थी ही। इसके अलावा तमाम और भी ओबीसी जातियां थी, उसमें भी था। लेकिन आपने कहा, आपका जैसा कहना है कि उनका कहाँ-कहाँ आधार है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोक समुदाय है, वो करीब 3 से 4% के आस-पास में है। जो उसका खास तौर से आधार ब्रज का जो क्षेत्र है, खास तौर से जो अगर देखा जाए तो ये मथुरा, आगरा, इटावा, एटा, है ना? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, उन्नाव, फर्रुखाबाद, जो ये पूरा बेल्ट है और जिस तरह बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पे लोग समुदाय बहुत अच्छे खासी भूमिका में है। निश्चित तौर पे वो अपने दम पे एक सीट भी जीतने कंडीशन में नहीं, लेकिन दूसरी सात जातियों के साथ जुड़ने पे वो बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाती है। ये पूरी बेल्ट है, जहाँ आप देखेंगे एटा से लेके कासगंज, एटा जो जहाँ से अभी उनके बेटे विधायक, वहाँ से लेके बुलंदशहर, नोएडा के बॉर्डर तक जितना भी इलाका ये ब्रज का पूरा पड़ता है, ये इलाका पूरा अच्छा खासा लोड वोट है। और जो अगर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है और आज से नहीं, कल्याण सिंह के दौर से, अगर वो वोट को भाजपा एक मैसेज देने में, उसे साथ जोड़ने में सफल रहती है, तो निश्चित तौर पे ये इलाका भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत स्थिति में 2022 के चुनाव में होगा। और अभी तक जिस तरह से भाजपा ने कल्याण सिंह के निधन के बाद जिस तरह मजबूती के साथ और जो संदेश देना चाहती थी, वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। और उस यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि के बहाने जिस तरह से सपा को निशाने पे लिया, उसके मकसद भी है, क्योंकि कल्याण सिंह का जो राजनीतिक आधार रहता था और वही आधार, वही इलाका मुलायम सिंह यादव का भी हुआ करता था। इटावा, मैनपुरी और ये इलाका जो पूरा फिरोजाबाद का बेल्ट है, यही इलाका था। ऐसे में क्योंकि सपा की भी कवायद यही है कि तमाम ओबीसी जातियों को हम अपने साथ जोड़ के एक तरह से हम सत्ता में, जो 5 साढ़े 4 साल पहले सत्ता गई है, वो 2022 में वापस आ सकती है, वो मैसेज देने में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम ओबीसी नेताओं ने खास तौर पे अखिलेश यादव को लेकर मुलायम सिंह यादव को निशाना बनाया और उसके बहाने एक मैसेज देने की कवायद की है। तो निश्चित तौर पर उनका एक ये पूरा इलाका जहाँ पे कल्याण सिंह का बहुत ही मजबूत आधार रहा है। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया कबूल अहमद। क्राइम सोसाइटी का एक अहम पहलू है। शायद ही कोई समाज हो दुनिया का जो इससे अछूता हो, लेकिन इसकी सीमा क्या हो, कम करने के लिए क्या जतन किए जाएं, ये हमेशा एक विमर्श का विषय रहा है। आप याद कीजिए कि कितने ही नेताओं ने अपराध मुक्त फलाना प्रदेश बनाने की बात कही, लेकिन एक दुश्वार सच्चाई ये है कि ए पार्टी से लेकर जेड पार्टी तक सभी के नेता, विधायक, मंत्री किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में आरोपी हैं। बात इतनी भर नहीं है, कहानी दरअसल ये है कि आरोपी होना तो एक बात है, इनके केसेस का निपटारा समय से नहीं होता। आज इसी से जुड़ी एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई और पूछा कि एमपी एमएलए के केस में चार्जशीट फाइल करने में देरी क्यों हो रही है। आज की सुनवाई पर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर और सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले संजय शर्मा से बात की और उनसे सबसे पहले ये पूछा कि कोर्ट ने किन किन मामलों को आधार बनाते हुए ये फटकार लगाई और इस पर सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए जो वकील थे उन्होंने क्या कहा। दरअसल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिन एमएलए एमपीज के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए और इनके मामले वर्षों तक लटके रहते हैं, जिनकी जल्दी से एक्सपेडाइट हियरिंग और एक्सपेडाइट इसका डिसीजन होना चाहिए, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य सरकारों को इस पर नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ एमएलए एमपीज के खिलाफ जो मामले हैं उनके लिए जो विशेष अदालत
अदालतें गठित करने की बात की गई थी। आपके यहाँ कितनी अदालतें हैं, कितने मुकदमे हैं, कितने दिनों में फैसला हुआ, कितने दिन सुनवाई के दौरान लगे, ट्रायल कितने दिन में पूरा, इन सारी चीजों पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर अधिकतर राज्य पहले तो उन्होंने रिपोर्ट दी नहीं, फिर कोर्ट को ये फटकार लगानी पड़ी कि अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो हम आपके चीफ सेक्रेटरीज को यहाँ बुलाएंगे। इस पर फिर राज्य सरकारों ने जवाब दाखिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन वी रमणा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ, विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एन वी रमणा ने ये साफ कहा, नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अधिकतर मामले जो लटके हैं अदालतों में उसके पीछे ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां हैं जिनके लापरवाह रवैये की वजह से इतने वर्षों तक ये मामले लटके। उन्होंने कहा कि हमने खुद रिकॉर्ड का अध्ययन और पड़ताल की है जिसमें पता चला है कि दशकों बीत जाने के बावजूद ये एजेंसियां चार्जशीट दाखिल नहीं करती हैं, ना क्लोजर रिपोर्ट लगाती हैं, मामला यूं ही लटका रहता है। इसका आर्या पार होना चाहिए। संजय, क्या कुछ ठोस आंकड़े हैं जिनसे समझा जा सके कि कितने विधायक और सांसदों के केस लंबित हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वही सारे राज्यों से जानकारी मांगी थी। कुछ राज्यों ने अभी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जानकारियां तो दी हैं, लेकिन उनके सारे एफिडेविट कंपाइल करना अब पहली शर्त होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितने मामले हैं इन राज्यों से, कितने मामले अभी तक अदालतों में आए, कितने पेंडिंग हैं और कितनों में फैसला हो गया है। निचली अदालत से अगर स्पेशल कोर्ट से फैसला हो जाए उसके बाद हाई कोर्ट में कितनी अपीलें पेंडिंग है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट से जब फाइनल बरी होना या फिर उनके सजा बरकरार रखना वो सारा रहता है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले को लेकर कहा है कि उसे अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे राज्यों के हलफनामे आ रहे हैं। कुछ राज्यों ने दाखिल कर दिए हैं और कुछ राज्य अभी भी कंपाइलेशन के दौर में ही हैं। संजय, क्या इस देरी की वजह सिर्फ सीबीआई और ईडी का ढुलमुल रवैया है या फिर कुछ और भी है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब कोर्ट ने हड़काया और कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरह से दसों साल हो जाते हैं और उन्होंने आंकड़े दिए कोर्ट ने बाज़ाब्ता कि इतने मामलों में अभी तक कुछ ना चार्जशीट दाखिल की है और ना क्लोजर रिपोर्ट है, तो इस पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी ये कहा गया कि मैन पावर की कमी है, लोगों की कमी है, इस वजह से हो रहा है। और पिछले साल भर से तो ज्यादा काम हो नहीं पाया क्योंकि पिछले साल भर से कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा था, कोविड संकट काल था। कोर्ट ने इसमें थोड़ा हल्के फुल्के मूड में कोर्ट ने कहा कि शायद आप लोग भी हमारी तरह ही मैन पावर की कमी से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ भी मैन पावर की कमी है, तो आपके यहाँ भी है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, इसके उपाय बताएं और ये बताया जाए कि आखिर ये कमी कैसे दूर होगी और ये काम कैसे त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। इसी बीच सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने याचिकाकर्ता की तरफ से ये दलील दी कि जो लोग संगीन अपराधों में अपराधी दोषी साबित होते हैं उन पे आजीवन चुनाव लड़ने पर कोर्ट प्रतिबंध लगाए। तो कोर्ट ने कहा कि आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का काम संसद का है, न्यायपालिका इसमें भी फिलहाल हाथ नहीं डालेगी। संसद को चाहिए कि वो इस मामले में समुचित कानून बनाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा। और अब बात कोरोना वायरस की। तीसरी लहर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि सितंबर में आएगी, तो कोई कहता है कि इसका असर एकदम ना के बराबर होगा। लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं। मसलन केरल में देखिए, 26 मई के बाद ये पहली बार है जब एक दिन में 24,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस आए हैं। इधर बिहार ने आज स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में भी स्कूलों को हरी झंडी मिल गई है। राजस्थान और गुजरात में भी स्कूल खुल जाएंगे। सवाल यह है कि कोरोना का एंड स्टेज कब आएगा। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिसिटी स्टेज में एंटर कर चुका है, यानी कि वो स्टेज जब आबादी किसी बीमारी, किसी वायरस के साथ जीना सीख जाती है या वायरस उस आबादी के साथ जीना सीख जाता है। तो ये कोएग्जिस्टेंस की बात किस आधार पर कही जा रही है, जानने के लिए हमने बात की उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से। देखिए, ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस काफ़ी नोटोरियस हैं। बहुत पहले से ये म्यूटेशन करने के लिए, अपने आप को स्वरूप चेंज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो ये जो अभी इस समय जो हमारा सबसे प्रेवलेंट कॉमन कोल्ड फ्लू वायरस है, वो भी ऐसा साइंटिस्ट सस्पेक्ट करते हैं कि स्पेनिश फ्लू जो आया था 1919 में, ये करीब 100 साल पहले, ये उसी का एक वेरिएंट है जो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में एंडेमिक हो गया और अब उसके खिलाफ हमें
फ्लू शॉट्स ऑलमोस्ट हर साल बूस्टर लगवाने पड़ते हैं। कोई भी फ्लू शॉट ऐसा हमारे पास नहीं है जो लाइफ लॉन्ग इस वायरस के खिलाफ एक्टिव हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एपिडेमिक की तरह ये हमारे को ओवरवेल्म कर देता हो या पूरी तरह इतने दुनिया में फैल जाता हो कि लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हों और आईसीयूज ओवरवेल्म हो जाते हों, हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब ओवरवेल्म हो जाता हो। तो इसी तरह अब ऐसा लग रहा है कि 100 साल बाद ये जो कोविड-19 वायरस है ये धीरे धीरे ऐसा म्यूटेट कर रहा है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसके खिलाफ नहीं रह पाएंगी और हो सकता है कि बूस्टर शॉट्स लगाने पड़े। काफी गवर्नमेंट ने 11 महीने के बाद बूस्टर शॉट्स रिकमेंड भी कर दिए हैं। थर्ड शॉट्स भी रिकमेंडेड हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनके लिए, और बूस्टर शॉट्स उनके लिए जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट भी हैं उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 शॉट्स के बाद उनकी इम्यूनिटी फिर से ऐसा लगता है कि कम हो जाएगी, तो 11 महीने बाद उनको बूस्टर शॉट्स रिकमेंड किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये वायरस ऐसा लगता है कि हमारे कम्युनिटी के साथ ही रहने लगेगा, हमें इसके साथ रहने की आदत भी डालनी होगी और कुछ केसेस कंट्रीज में आते रहेंगे और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस समय कॉमन फ्लू वायरस है उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह कोविड-19 वायरस ही एंडेमिक होगा और इसके ही बूस्टर शॉट्स हम सबको हर साल लगवाने होंगे और धीरे धीरे इसकी आदत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हो जाएगी, कम्युनिटी को भी हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी इतनी कम से कम जरूर डेवलप हो जाएगी कि बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट्स बहुत ज्यादा नंबर्स में हमें नहीं देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, एक खबर ये भी है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न होने के लिए और इवॉल्व कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी चिंता है और चुनौती है? देखिए, मोस्टली जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो कितने छोटे ड्रॉपलेट पर अपने आप को कैरी कर सकते हैं। तो एयरबॉर्न होने के चांसेस काफी रिमोट हैं। देखिए, वायरस कोशिश तो ये पूरी करेगा कि अपने आप को वो हमारे इम्यून सिस्टम से बचा सके और दूसरा ज्यादा से ज्यादा फैल सके ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो। बट अभी तक ऐसा चांसेस रहना कि ये फुल्ली एयरबॉर्न हो जाएगा और ये कहना कि ये जनरल कम्युनिटी एट लार्ज को एज एन एयरबॉर्न वायरस इफेक्ट करेगा, अभी थोड़ा दूर है उससे शायद। बट डेफिनेटली वायरस की ये कैपेबिलिटी भी है और खासियत भी है कि ये कंटिन्यूसली म्यूटेट होता रहता है और मुझे लगता है कि ये कोशिश पूरी करेगा अपने आप को म्यूटेट इस तरह करने की कि एयरबॉर्न हो, बट अभी उस एग्जैक्ट कैपेबिलिटी से थोड़ा दूर लगता है। थैंक यू डॉक्टर सुचिन बजाज। आज 25 अगस्त है। यही वो तारीख है जब मशहूर शायर अहमद फराज इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वो 1931 की 12 जनवरी को ब्रिटिश इंडिया के कोहट में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आता है। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आज ऐसी जाविदा गज़लें कहने वाले अहमद फराज का शुमार उर्दू शायरी में फ़हरिस्त के चंद सबसे अव्वल शायरों में किया जाता है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गज़ल लिखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था और भारत समेत पूरी दुनिया में उनके आज भी करोड़ों चाहने वाले हैं। साल 2008 में आज ही की तारीख थी जब किडनी फेलियर होने पर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। तो चलिए याद करते हैं अहमद फराज को उनकी एक नज़्म से। लेकिन उससे पहले आप इस पॉडकास्ट के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे और साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छप फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जोम ही,
जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।